जय हिंद, जय भारत। आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे भारत में, कि जिन्हें कहा जाता है 1991 में क्या रिफॉर्म्स हुए थे। हमेशा की तरह पढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइंस। हु इज विनर? विनर इज दैट लूजर हु हैड ट्राइड वन मोर। कौन व्यक्ति विनर होता है? तो विनर वह व्यक्ति होता है जिसने, वह लूजर होता है जिसने एक बार फिर कोशिश की। मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने भारत का नक्शा है, हम 1991 से पहले और 1991 के बाद क्या भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए वो समझेंगे। 1991 से पहले हमारी भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। क्या था? क्लोज्ड इकोनॉमी। आप पूछोगे सर ये क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? उसके बाद में हो गया ओपन इकोनॉमी। देखो, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये है कि भारत की जो आपको बाउंड्रीज नजर आ रही है, किसी भी प्रकार का बिजनेस उस बाउंड्रीज के अंदर ही हो, उस बाउंड्रीज से बाहर न जाए। तो जैसा कि जो भी बिजनेस है वो भारत की इन बाउंड्रीज से बाहर न जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये आपका घर है, आपके पापा को आप बना दो बैंक बना दो। आपके बड़े भैया ने क्या खोल दिया? स्टॉल खोल दिया, कोई किराना का दुकान खोल दिया। आपके छोटे भाई साहब ने क्या कर दिया? चटपटे चाउमीन वाउमीन की दुकान खोल दी। आप ये आप 3 भाई हो। आप अपने पापा से 500 रुपये लेते हो। 500 में से 200 रुपये आप क्या करते हो? किराना के सामान पे खर्च करते हो, और 300 रुपया आप फास्ट फूड्स पे खर्च करते हो। तो कहने का मतलब क्या है? और आपका जो ये घर की एग्जाम्पल से मैंने आप इकोनॉमी समझा रहा हूं कि आपका घर का जो पैसा है वो इस घर के अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। इसका न तो 1 रुपया बाहर जा रहा है और न 1 रुपया अंदर आ रहा है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी। तो 1991 से कुछ क्लोज्ड इकोनॉमी टाइप था हमारा भारत। तो पहले ऐसा क्या था, क्या मजबूरियां रही थी कि भारत क्लोज्ड इकोनॉमी था? बाद में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिसमें हमारे भारत को क्या बनना पड़ा? एक ओपन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर होना पड़ा। जैसा कि हम तारीख पर ध्यान दें, 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। तो हमारा भारत किस प्रकार क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बना? देखिए, 1947 में हमारा भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद में हमारा भारत किस पर निर्भर करता था? तो वो एग्रीकल्चर पर। लगभग हमारी 90% इकोनॉमी या उससे भी ऊपर की इकोनॉमी एग्रीकल्चरिस्ट थी। मतलब खेती बाड़ी से हम क्या करते थे? पैसा कमाते थे। तो खेती बाड़ी की इकोनॉमी को आपको किस में चेंज करना है? मतलब आज का जो मॉडर्न इरा है जिसके अंदर सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है और सेकेंडरी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ग्रो अप है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था कहाँ पर? यूरोप में।
उसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया कि अंग्रेजों की इकोनॉमी को एक बूस्ट दिया, मतलब पूरे यूरोप की इकोनॉमी को बूस्ट दिया। तो अब जिस प्रकार यूरोप ने अपना विकास किया तो भारत देश भी चाहेगा भी अपना विकास करे, लेकिन अपने भारत की कुछ ऐसी नीतियां कि जिसकी वजह से हम 1991 तक क्या रहे, क्लोज्ड इकोनॉमी रहे। सर आप पूछोगे कि सर आपने क्लोज्ड इकोनॉमी कहा, ओपन इकोनॉमी कहा, तो ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से हमें किसमें चेंज होना पड़ा, क्लोज्ड इकोनॉमी में चेंज होना पड़ा। देखो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि भाई अपने भारत के अंदर क्या था कि भाई कोई भी विदेशी कंपनी है वो अपना इंपोर्ट कर रही थी, उसके प्रोडक्ट पे क्या बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था। तो जिसकी वजह से जैसे कि कोई चीज़ एग्जांपल देते हैं कि 5 रुपये की चीज़ विदेश से आ रही है, आपने उस पर 100 रुपया टैक्स लगा दिया फॉर एग्जांपल, तो 100 रुपया टैक्स लगा दिया तो इसके पास में प्रोडक्ट ही पड़ गया 105 का, तो क्या मार्केट में 105 का थोड़ी बेचेगा, वो प्रॉफिट भी ऐड करेगा। तो प्रॉफिट ऐड करेगा तो चीज़ 5 रुपये की चीज़ यहाँ पर कितनी हो गई 110 रुपये में। भाई 110 रुपये में इंडियन कस्टमर उसको बाय नहीं करेगा, जो बाय नहीं करेगा तो इस कंपनी का प्रोडक्ट भारत में चलेगा ही नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अपने ऑडी गाड़ी है, मर्सिडीज़ है, ये जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं जो जर्मनी मेडअप हैं या फिर फ्रांस में बन रही हैं, तो फ्रांस और जर्मनी में वो जो चीज़ें हैं वो कोई इतनी बहुत ज़्यादा, जैसे को ऑडी को यूज़ कर रहा है फ्रांस में अगर जर्मनी में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारत में आने के बाद में बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन ऑटोमोबाइल्स पे हमारी इंडियन कंपनी ने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या हाई हैवी टैक्सेस लगा रखे हैं। हैवी टैक्स लगाने के पास में ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है, तो उसकी वजह से वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, बहुत महंगी हो जाती हैं। तो ये तो मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन उस वक्त जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी, देखो अपने भारत है उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि भारत के अंदर क्या है, बहुत ही हैवी पॉपुलेशन है। तो हैवी पॉपुलेशन से क्या होता है, जैसे जैसे किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उस कंपनी में मौजूद कस्टमर बहुत ज़्यादा है। तो अगर कस्टमर्स की संख्या ज़्यादा है तो हर कंपनी, प्राइवेट कंपनी चाहेगी कि मैं भी क्या करूँ, भारत में बिजनेस करूँ। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो भारत में क्या होना चाहती थी, इंटर होना चाहती थी। चाइना लेता हूँ, जैसे चाइना आज़ाद हुआ तो चाइना ने क्या है, जिस प्रकार चाइना के जीरो से हीरो बनने की कहानी है, तो जिस दौर में आज़ादी के जितने सालों में भारत डेवलप, और एक प्रकार अपन चाइना का ग्राफ बनाते हैं, एक तरफ हम इंडिया का ग्राफ बनाते हैं, तो चाइना ने ज़्यादा ग्रोथ पाई बनिस्पत हमारे भारत ने। तो ऐसा क्यों? लेकिन 1991 के बाद में हमारे भारत ने जंप लिया, किसमें, ग्रोथ, इकोनॉमिक जंप लिया। तो जो ग्रोथ चाइना ने ली वो हम नहीं ले पाए। इसका कारण क्या था कि मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे भारत में क्या हो नहीं पा रही थी, इंटर नहीं हो पा रही थी। तो इसका मैंने कारण आपको बताया। तो इन मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या किया, भारत पर पॉलिटिकल प्रेशर जनरेट किया। पॉलिटिकल प्रेशर, अलग अलग प्रेशर जनरेट किए कि भाई हमें इंटर होने क्यों नहीं दिया जा रहा। तो हमारी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, देखो लेकिन एक नज़रिए से हमारी इंडियन इकोनॉमी के जो विद्वान थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, वो भी गलत नहीं थे। गलत कैसे नहीं थे? अगर अपने इंडिया में क्या आ जाती, मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाती, तो हमारी क्या है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी हमारे भारत में क्या एक विदेशी कंपनी के रूप में एंटर हुई और हमारे देश को गुलाम बना दिया। तो दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। तो हम इंडिया वाले क्या थे, दूध के जले थे भाई, कि जिस प्रकार आप मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे इंडिया में आने के लिए वो तड़प रही हैं, तो आप इतना तड़प क्यों रहे हो?
क्या आप हमें वापस गुलाम बनाना चाहते हो क्या? तो ये क्वेश्चन तो एराइज होगा। तो 1991 के बाद में हमने जब वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन को देखा कि भाई विदेश, मैंने जैसे आपको चाइना और इंडिया का एग्जांपल दिया कि भाई आज़ादी के बाद में चाइना ने तो एक ग्रोथ क्या बहुत बड़ा जंप ले लिया, और आज हम जानते हैं कि चाइना वर्ल्ड की क्या है, थर्ड इकोनॉमिक पावर, बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। जैसे आप खुद बात करें तो आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, वीवो, ओप्पो, एमआई, रियलमी, शाओमी, ये सारी कंपनी कहाँ की हैं? चाइना की हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, किसी भी आप मतलब किसी भी प्रोडक्ट का नाम लेते हो तो आप समझ लो वो या तो मेड इन चाइना होगा, या फिर भले आप सैमसंग का नाम ले लो, चाहे एप्पल का नाम ले लो, वो कंपनी भी अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है चाइना में। क्यों? क्योंकि वहां पर लेबर सस्ता है। तो जिस प्रकार चाइना ने अपनी ग्रोथ ली, उस प्रकार भारत क्यों नहीं ले पाया? क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे भारत के अंदर क्या आए? एलपीजी रिफॉर्म्स आए। उसके बाद में जो ग्राफ हमारा अटका हुआ था, उसने क्या किया? एक अच्छा जंप लिया। लेकिन उसमें भी हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स ने मतलब शर्तें रखी कि यस सर, यू आर अलाउड इन अवर कंट्री, वी वेलकम यू इन अवर कंट्री, बट देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस विच अप्लाई ऑन यू। तो दे सेड प्लीज से मी सर व्हाट सर। तो these are the terms and conditions that if you enter in one country, you have to be partnership with our Indian company with 50% of your partnership. If you enter in India and do business and sells your product, and if you manufacture your product, you have to collaborate with Indian company, not in 10%, 20% or a little amount. You have to collaborate with our Indian company with a large amount. Within you can set 50% of partnership. हिंदी में समझे तो हम आपको भारत में आने की इजाज़त देंगे सर, लेकिन एक शर्त पर। किस शर्त पर? शर्त ये है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। शर्त क्या? जैसे आप सुनते हो हीरो होंडा, जैसे आप सुनते हो मारुति सुजुकी, ये कुछ नाम लिखे आपने। देखो, हीरो भारतीय शब्द है, मारुति भारतीय शब्द है। जैसे कि हमारे बजरंगबली को का बचपन का नाम, हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था। देखो, सुजुकी आपको ऐसा नहीं लगेगा वो भारत का शब्द है, होंडा नहीं लगेगा भारत का शब्द। ये कहाँ की कंपनियां हैं? जापान की कंपनियां हैं। तो ये कंपनियां भारत में इंटर हुई कैसे? 50-50% की पार्टनरशिप में। हमारे अर्थशास्त्रियों को डर ये था कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया, हम पर कंपनी के फॉर्म में भारत में इंटर हुए और हमारे भारत को क्या कर दिया? आर्थिक गुलाम बना दिया, हमारे भारत पर शासन किया। तो उन्होंने क्या किया? ऐसे बैरियर्स लगा दिए ताकि ये विदेशी कंपनियां हम पर राज नहीं कर सकें। फिर इकोनॉमिक्स ने सोचा कि यार हमारा देश तो क्या है, बनिश तो दूसरे देशों के क्या जा रहा है? पीछे जा रहा है। लेकिन पीछे जाना भी तो अपना पतन करना है, तो इन कंपनियों की इज्जत दी। ऐसी कई सारी कंपनियां, ये तो मुझे याद है वो। तो जैसे ही भारत में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे इकोनॉमिस्ट को पहले डर था, उसका कारण क्या था? देखो, 1947 में हमारा भारत क्या हुआ था? नया नया आज़ाद हुआ था। तो हमारे भारत में जो 1997 तक कंपनियां थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, कुछ कंपनीज पैदा हो रही थी। कहाँ पर? गुजरात, सूरत में कॉटन मिल्स की। क्या ऐसे ऐसे हमारे ये जो साउथ इंडिया है, यहाँ पर कुछ कुछ कंपनियां क्या हुई थी, मतलब जैसे कि एक कंपनी स्टार्टअप में थी, मतलब जो कंपनियां आज किंग हैं वो कभी मार्केट में जन्म ले रही थी। तो इकोनॉमिस्ट का मानना यूँ था कि भाई ये छोटी छोटी कंपनियां विदेशों के ब्रांडेड प्रोडक्ट और बड़े बड़े प्रोडक्ट का, मतलब एग्जाम्पल के छोटे छोटे पौधे इन बड़े बड़े बरगदों का सामना नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? हाँ भाई, आप हमारे देश में बरगद स्थापित कर सकते हो, लेकिन आधा बरगद हमारा होगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा, जैसे मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन है भारत में होगा, उससे हमारे भारत के लोग उसमें वर्क करेंगे एज एम्प्लॉय के रूप में, तो हमारे भारत के लोग भी उस प्रोडक्ट को बनाना सीखेंगे। तो
जैसे जैसे होंडा कंपनी ग्रोथ करेगी वैसे वैसे क्या होगा, हमारी इंडियन कंपनी भी ग्रोथ करेगी। जैसे कि आज आप देखते हो कि होंडा और हीरो क्या हो गए, अलग हो गए। अलग क्यों हो गए भाई, उनका किसी पर्टिकुलर समय के लिए क्या टाई अप था कि भाई सर हम इतने समय तक ही आपके साथ क्या रहेंगे, कोलैबोरेशन में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे और साथ बिजनेस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम अलग हो जाएंगे। तो आपके सामने अलग होगी, आज हीरो की बाइक अलग आती है, होंडा की बाइक अलग आती है, पहले आप हीरो होंडा की बाइक खरीदते थे। उसी प्रकार मारुति सुजुकी की कार आती है। मारुति भारत की कंपनी, सुजुकी जापान की कंपनी। तो हमारे देश में जो छोटी छोटी कंपनियां जन्म ले रही थी, जो आज के समय में क्या है, बिजनेस, जैसे कि बिजनेस टाइकून्स कह सकते हैं, मतलब बिजनेस के किंग हैं। वो किंग किसी एक समय क्या थे, छोटे छोटे पौधे थे। तो हमने क्या किया कि भाई हाँ भाई आप आ जाओ। तो इससे क्या हुआ कि जैसे कि कोई विदेशी कंपनी भारत में आती है और किसके साथ कोलैबोरेशन करके, इंडियन कंपनी के साथ। तो हमारी इंडियन कंपनी में भी उतनी ग्रोथ की, क्या जितना इकोनॉमिक ग्रोथ विदेशी कंपनियों ने की। इससे क्या होता है, जैसे कि हम अपने इंडियन प्रीएम्बल में पढ़ते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो संप्रभु का मतलब क्या है, हम हमारे फैसले स्वयं लेंगे। जैसे कि जब हम किसी विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट पर इतना निर्भर हैं कि अगर उसने उस कंपनी के प्रोडक्ट को बेचना बंद कर दिया, हम खुद प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हैं क्या, तो हम संप्रभु कैसे हुए। संप्रभु का मतलब अपने सारे फैसले वो कंट्री स्वयं लेता है, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे विदेशी हस्तक्षेप हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो, चाहे किसी विदेशी देश पर हमला करना हो या ना करना हो। तो इकोनॉमिक फैसले अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो आप संप्रभु कैसे हुए। तो विदेशी कंपनियों ने क्या किया, कोलैबोरेशन किया और हमारे इंडिया में एंटर हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इंडियन कंपनी को भी ग्रोथ करने का, जो जो ग्रोथ उन लोगों ने की वो ग्रोथ हमारी इंडियन कंपनी की। आज आप खुद देख लो, हीरो होंडा अलग हो, क्या हीरो की बाइक चलना बंद हो गई। अगर सिर्फ हम होंडा को ही प्रेफरेंस दे देते किसी समय में, तो क्या होता, पूरे मार्केट में होंडा ही चलता और हमारी कोई इंडियन कंपनी उसको कॉम्पीट नहीं कर पाती। भाई जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो कि हमारे, अब हम चलते हैं ओपन और क्लोज्ड पे। जैसे कि अब ओपन इकोनॉमी मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है। अब हम चलते हैं एलपीजी की फुल फॉर्म पे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सर ये आप लिख दिया, क्या होता है। जैसे कि राव मनमोहन मॉडल आया था, जिसमें मनमोहन सिंह जी तो हमारे प्रधानमंत्री और एक मतलब जो हमारे वित्तीय सलाहकार थे, मतलब हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इस मॉडल को लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में क्या होता है, लिबरलाइजेशन में ये होता है कि उदारता, उदारता का मतलब उदार बनो। उदार कैसे बनो, उदारता का मतलब दिल में करुणा भरो। भाई जो बैरियर्स आपने लगा रखे थे कि कोई विदेशी कंपनी भारत में नहीं आ सकती, भाई बैरियर खोलो। बैरियर कैसे खोले, विथ टर्म्स एंड कंडीशंस। भाई जो हम उन पे एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट, उनके जो जहाज हमारे भारत में आते थे कंपनी के, तो उन पे इंपोर्ट ड्यूटी घटाई हमने। आज जैसे कि आप शब्द सुनते हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि हमारा इंडिया कर रहा है, किन से, सेशल्स देश से। और जिससे कि आज हमारे इंडिया क्या करता है कि भाई यूरोपियन यूनियन से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। अभी कुछ समय पहले बात चल रही थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी कंपनी का यूरोप से आने वाला सामान सब 1% उस पर चार्ज नहीं लगेगा। कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं, उन पर चार्जेस नहीं लगेंगे, बाकी लगेंगे। अगर ऐसा अगर हुआ तो एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आता है। लेज एक विदेशी कंपनी है, तो विदेशी कंपनी हमारे भारत के अंदर आ रही है और हमारे भारत के पास में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो उस लेस को क्या कर सके, कॉम्पीट कर सके। तो भारत के सारा भारत क्या किसके खाएगा, लेस के चिप्स खाएगा। लेकिन इस लेस वाले पर आप क्या डालोगे, इंपोर्ट ड्यूटी डालोगे। भाई लेस का चिप्स अगर आपको 50 रुपये में मिलेगा, तो इंडियन आदमी आपको जब 10 रुपये में चिप्स दे रहा है, तो आप किसको प्रीफर करोगे, इंडियन को। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप इस लेस के चिप्स हैं जो कि इस पर कोई भी फ्री ड्यूटी नहीं होती, तो वो भी आपको मार्केट में कितना बेचता, 10-20 रुपये में।
तो 10-20 रुपये में बेचता, और अगर वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे रहा है जो अपने इंडियन लोग नहीं दे पा रहे, क्या जैसे कि अपन एग्जाम्पल में बालाजी चिप्स हैं, तो बालाजी तो अपना हनुमान जी का नाम है, तो वो क्या अपनी इंडियन कंपनी है, और आप कुछ देखो बालाजी के प्रोडक्ट कितने अच्छे होते हैं। तो इन कंपनियों को क्या कर रहा है, हमारी इंडियन कंपनी भी इसको कॉम्पीट कर रही है। अब हम समझते हैं लिबरलाइजेशन, समझ लिया आपने। सर प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो कंपनियां हमारी गवर्नमेंट की हैं, और जैसे कि रेलवेज हैं, हमारे देश में खनन माइनिंग है, एग्जाम्पल के लिए ऐसी BSNL है, ऐसी कंपनियां जिनका पूरा मालिकाना किसके पास में है? गवर्नमेंट के पास में। 100% मालिक कौन है? गवर्नमेंट है। और हम एग्जाम्पल लें, जैसे हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें पूरा जैसे गवर्नमेंट टीचर होते हैं, उनको सैलरी देना लेना, वो पूरा किसके अंडर में आता है? आपके गवर्नमेंट के अंडर में आता है। लेकिन बिल्कुल ही गवर्नमेंट करने से क्या, जैसे कि आपने देखा सर BSNL तो डूब गया। क्यों डूबा भाई? डूबा इसलिए कि अगर आप हर जगह गवर्नमेंटाइजेशन कर देते हो, तो कर्मचारी क्या हो जाते हैं कि हमें तो बढ़िया सैलरी मिल रही है, हम तो हाँ करेंगे काम, ठीक कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी है क्या, महीने पर तो तनख्वाह आ रही है क्या? तो देखो, किसी भी इंसान पर अगर आप प्रेशर नहीं लगाओगे तो काम नहीं करता है। जिस प्रकार घर में पिताजी एक लीडर का काम करते हैं, जैसे कि अगर हम व्यंग के रूप में लें तो हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, इस प्रकार का कुछ बीच में चला था। तो उसी प्रकार हर घर का, जैसे अपने पिताजी अपने घर के चौकीदार हैं, अगर आप कुछ भी गड़बड़ करोगे पिताजी आपको डंडा मारेंगे, और गड़बड़ करी तो मम्मी जो हैं वो। तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हेड लीडरशिप की जरूरत है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि BSNL में काम करने वाले कर्मचारियों को लीडर्स नहीं थे, लीडर्स थे, पर लीडर्स भी मस्त हैं, कर्मचारी भी मस्त हैं। उसकी वजह से BSNL अपना वो सेवाएं नहीं दे पाया जो आज अपने एयरटेल जियो दे रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है। तो BSNL के शेयर्स क्या हुए, मतलब किसी कंपनी के शेयर्स को बांटना, मतलब 100% मालिक कौन है? गवर्नमेंट है, तो उसको आधा आधा टुकड़ों में बांट कर किस में बांट दो? प्राइवेट कंपनियों को दे दो, ताकि वो प्राइवेट कंपनियां इंटर होंगी और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएंगी जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, क्या, ताकि वो डूबी हुई कंपनी भी क्या हो, किसी गवर्नमेंट कंपनी का अपने शेयर्स बेचना डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर इसको अपन पर्टिकुलर वर्ड का यूज करें, उस वर्ड का क्या नाम है? डिसइन्वेस्टमेंट। व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? व्हेन अ गवर्नमेंट का authorized company its shares are sold in market to disinvestment investment. When its shares are open, an IPO was launched, and in which it government company shares sells its share in market, a private invites a private company to buy to a private company, as we know that the rules and regulations of private company is very hard and tougher than the rules and the regulations which are in government sectors based company. So that's why it was it was given to some shares of it were given to private companies which can administer better, and they will give results, and the company which are in loss after it, that by disinvestment that company will grow. जैसे आपको BSNL का एग्जांपल दिया। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण। जैसे एग्जांपल लें, जैसे कि आप सैमसंग का मोबाइल यूज़ करते हो, उसका प्रोडक्शन भारत में भी होता है, लेकिन उसके जैसे एप्पल होता है, एप्पल के सारे पार्ट्स का बनते हैं चाइना में भी बनते हैं, अब तो क्या यूनिट अपने भारत में भी लग गई है। तो आप देखोगे कि आज जैसे अपन यूट्यूब में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है कि वीडियोस सिर्फ आप नहीं, विदेशी शख्स भी मेरे वीडियोस देख सकता है। तो कहने का मतलब क्या, मैंने किसी भी प्रकार की सर्विस दी, जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विसेज भी क्या जा रही, बाहर जा रही है, और बाहर की सर्विसेज को हम ले रहे हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल सुना होगा डाटा एंट्री का काम, तो विदेशों में कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का डाटा है जिसको एंटर कर रहे हैं हमारे भारत के लोग, विद इन अपने उदयपुर में कर रहे हैं क्या। तो कहने का मतलब क्या, विदेशी
कोई हॉस्पिटल है, वहाँ के जो डाटा है भाई कितने कर्मचारी किसी हॉस्पिटल के अंदर कितने मरीज आए कितने गए, उसका पूरा डाटा, भाई उसने कितना फीस दिया, पेमेंट दिया, तो वो हमारे इंडियन कंपनीज को क्या कर देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं। वो इंडियन कंपनी फर्दर क्या करते हैं, कर्मचारी हायर करते हैं, भाई आप कर को डाटा को फिट करो, आपको पैसा मिलेगा। तो अगर आपको पूछे कि हमारा इंडिया किसमें ग्रोथ कर रहा है, कि सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ कर रहा है, कि सेकेंडरी में कर रहा है, कि टर्शरी में कर रहा है। देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक टर्शरी बेस्ड मतलब सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। जैसे कि आप कहोगे सर सर्विस बेस्ड कैसे, जैसे कि आज हमारे इंडिया के देखो सर्विस, पहली बात की प्राइमरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर को सेकेंडरी में बेसिक अंतर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब कि अगर आप प्रकृति से डायरेक्ट किसी रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि जमीन से कोयला निकालना, मार्बल निकालना, जमीन से माइनिंग, समुद्र से मछली पकड़ना, जमीन पर उपज पैदा कर कर फसल लेना, तो आप जो मटेरियल डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त करते हो उस प्रोसेस को, पूरे सेक्टर को अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है भाई, आपका जैसे कि जो मछली है समुद्र से आई, उससे क्या बन रही है, मछली के तेल बन रहा है, उससे भाई दवाइयाँ बन रही हैं। माइनिंग का प्रोडक्ट आया, उससे क्या बन रहा है भाई सौंदर्य, जैसे कि आप टेल्कम पाउडर, टेल्क होता है, टेल्कम पाउडर से भाई सौंदर्य के कॉस्मेटिक्स बनते हैं। और मार्बल से आपके भाई घर की अलग अलग घर में लगने वाला मार्बल है, अलग अलग मूर्तियाँ बन रही हैं। तो उस प्राइमरी सेक्टर से टर्श मतलब उसको क्या करना, फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करने का जो पूरा प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस किसमें कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर में। अब टर्शरी सेक्टर क्या होता है भाई, सड़क खेत में पड़ी फसल उड़ के तो डायरेक्ट कहाँ नहीं पहुँचेगी, कंपनी पहुँचेगी नहीं, उसके लिए चाहिएगा ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। अब किसी कंपनी के अंदर कंपनी बड़ी बड़ी तो चलती नहीं है, उसको चलाने के लिए क्या कहते हैं, कर्मचारी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज। आप कहोगे सर कंपनी चलाने के लिए इंजीनियर चाहिए, इंजीनियर क्या एक व्यक्ति है, लेकिन उसके पास क्या ज्ञान है, तो उसका जो ज्ञान है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। मैं टीचर हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ, मैंने पढ़ाई की है और मैं वही सर्विस आपको दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, एक ह्यूमन रिसोर्स हुआ। तो टर्शरी सेक्टर क्या होता है, एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटल, ये सब क्या हुआ, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब क्या हुआ, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर जैसे कि एजुकेशन में अगर कहें तो भाई MBBS डॉक्टर होता है तो उसको पढ़ाया जाता है, तो अपने जीवन काल में क्या देता है, सर्विस देता है लोगों की जान बचाता है। एक इंजीनियर होता है वो, तो उसको एजुकेशन दी जाती है, वो अपने आप में क्या बन जाता है, ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है क्या, तो अपने जीवन काल में कई सारे पुल बना देता है, कई सारी सड़कें बना देता है, कई सारी बिल्डिंग्स बना देता है। ये टर्शरी सेक्टर हो गया। तो उसी प्रकार हमारे इंडिया क्या है, एक टर्शरी सेक्टर है, बराबर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।